हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम व्याकरण पाठ 4 पढ़ेंगे। इसके प्रारंभ में उपसर्ग प्रत्यय दिए हैं, जिनके विषय में हमने कक्षा 6 में विस्तार से पढ़ा था। तो उपसर्ग प्रत्ययों से तो आप पहले से ही परिचित हैं। इस पाठ में आगे समास विषय दिया गया है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी व्याकरण पुस्तकें पृष्ठ 27 पर खोल लीजिए और साथ साथ मेरी ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। विषय है समास, पृष्ठ संख्या 27। तो इस पृष्ठ पर ऊपर शुरू में 2 चित्र दिए हैं, उनके नीचे जो लिखा है वह पहले हम पढ़ते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 3 रंगों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह, मेल जोल, कुछ भी अर्थ ले लो। तो समाहार क्या है? तिरंगा। तो आपको ये शब्द सुनकर कुछ याद आया? कक्षा 6 में भी हमने समास के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो समास क्या है? बड़ी बात को छोटा करके कहना। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है उन्होंने, फिर से अब उसके विषय में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास कौन कौन से? जैसे रसोई घर, समास प्रक्रिया द्वारा रसोई घर बना एक शब्द, ऐसे तिरंगा बना। तो समास एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस, जिसके द्वारा हम नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब शॉर्ट करके लिखना, छोटा करके लिखना। समास प्रक्रिया में 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मतलब छोटा करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब समस्त पद क्या है? समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसको प्रोसेस करके हमने क्या बनाया? रसोई घर। तो ये जो एक शब्द बना, इसको समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो 2 हिस्से हुए ना। तो रसोई क्या हुआ? पूर्व पद, मतलब पूर्व मतलब पहला, और घर जो उत्तर पद है, दूसरा जो इसका हिस्सा है शब्द का, वो उत्तर पद कहलाता है। अब नीचे उन्होंने उदाहरणें फिर दी हैं कुछ, जैसे पूर्व पद क्या, पूर्व पद, उत्तर पद एंड समस्त पद, हेडिंग बनाए हैं। रोग जमा मुक्त। तो रोग क्या है? पूर्व पद है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या है? मुक्त। तो एक समस्त पद क्या बना? रोग मुक्त। रोग से मुक्त मतलब रोग से मुक्ति मिलना, बीमारी से ठीक होना। आगे यथा जमा शक्ति। तो इसका समस्त पद होगा यथाशक्ति। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इन्होंने अर्थ लिख दिया शक्ति के अनुसार, तो इसका अर्थ है। तो यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति एक समस्त पद बना यथाशक्ति। तो आपको इसको कहते हैं समस्त पद। आगे है समास विग्रह। समस्त पद को खोलकर लिखना, मतलब स्प्लिट करना, अलग अलग करके लिखना, उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अलग करके लिखना, विग्रह मतलब अलग करना। उदाहरण देशवासी। समस्त पद का विग्रह है देश का वासी या देश के वासी। तो इसको हमने देशवासी को अलग अलग करके लिखना हो तो देश के वासी या देश का वासी लिखेंगे, और जो देशवासी है वो समस्त पद है। आगे है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें 2 इसकी आइडेंटिफिकेशंस बताई हैं। पहली क्या है कि जिस समस्त पद का मतलब होल जो वर्ड है, उसका जो फर्स्ट हाफ है, उसका पहला पद जो है वो क्या होना चाहिए? वो इसमें प्रधान होता है, मतलब मेन होता है। उसके अर्थ पर ही पूरे जो शब्द का अर्थ निकलता है। इसलिए इसकी एक तो ये आइडेंटिफिकेशन है। दूसरी क्या है? पूरा का पूरा जो समस्त पद बनता है वो अव्यय की तरह काम करता है। अव्यय क्या होता है? जिसमें चेंज ना आए, जिसमें विकार ना आए, जिसमें परिवर्तन ना आए, अविकारी, है ना। ये भी आपने शब्द विचार में पढ़ा था, उसको फिर से रिवाइज करना, फिर आपको याद आ जाएगा। तो अब इसकी उदाहरण देखते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इस यथाशक्ति जो समस्त पद है, इसमें जो इसका पूर्व पद है, पहला पद है, वो है यथा, जिसका मतलब जितनी शक्ति है। शक्ति इसका दूसरा पद है। तो यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, हमने शक्ति के अनुसार कार्य किया। तो इस पूरे जो समस्त पद का अर्थ पहले पद पर आधारित है, पहले के अनुसार लिया जा रहा है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो ये शब्द है वो अव्ययी भाव
अव्यय की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए इसको अव्ययी भाव भी कहते हैं। जैसे राम ने यथाशक्ति काम किया, सीता ने यथाशक्ति काम किया, उन लोगों ने यथाशक्ति काम किया, वचन भी कोई भी है, लिंग भी कोई भी है, मतलब जेंडर नंबर कोई भी है, यथाशक्ति शब्द यथाशक्ति ही रहा। तो पूरा जो ये समस्त पद है वो अव्यय का काम कर रहा है। तो दोनों पहचान मैंने आपको समझा दी, और इसकी अब एक दो और उदाहरणें पढ़ लेते हैं। यथा समय, समय के अनुसार, हम यथा समय, आप वहाँ यथा समय पहुँच जाना, आप इस कार्यक्रम में यथा समय पहुँच जाना, समय के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा संभव, हमने यथा संभव प्रयत्न किया, ऐसे हम बात करते हैं ना, जितना संभव हो सका। तो पहले वाले इसके पद से इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको अव्ययी भाव कहते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरने तक, मरण तक, तो पहला आ से इसका अर्थ निकल रहा है। आजीवन, जीवन भर, तो आ से अर्थ निकला जीवन भर। गली गली, हर गली। गांव गांव, हर गांव, तो पहले वाले पद से अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनको इसमें पहला पद जो है इसका मतलब प्रधान हुआ, मेन हुआ, और इसलिए इनको ने अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मीन्स सेकंड जो पार्ट है शब्द का, अभी ऊपर आपने सीखा। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप मतलब उनको हम छुपा देते हैं, हटा देते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, अब के लिए जो विभक्ति बीच में आई थी, कारक चिन्ह आए थे, उनको हटाकर हमने एक समस्त पद बना दिया देशभक्ति। जब इस ढंग से हम प्रोसेसिंग करते हैं तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। रसोई के लिए घर, यहाँ पे भी के लिए को हटाकर हमने एक बना दिया रसोई घर, तो इसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसमें के लिए मतलब कारक के जो चिन्ह थे, कारक याद करो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, जो जो के ने को से मैं ये पीछे चिन्ह बोल रही हूँ, इनका लोप होता है तत्पुरुष में। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अधिक अपादान से जुदाई, संबंध का, के की, एक्सेट्रा। तो ये जो के, का, के, ये सब है, इनका लोप होता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने जो के लिए है, कारक के 8 भेद होते हैं, पर तत्पुरुष में पहले कारक का पहले वाला जो भेद है और अंतिम वाला जो संबोधन है, पहला कर्ता और अंतिम संबोधन, इन दोनों को छोड़कर बीच के जो 6 भेद है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक से कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है, साइन इसका को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या उदाहरण दी है, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया, मरनासन, मृत्यु को पहुंचा हुआ, मतलब मृत्यु मरने वाला है जो। तो यहाँ पे को विभक्ति को हम का लोप करके एक शब्द जो बनाएंगे उसको कर्म तत्पुरुष कहेंगे समास, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे है करण तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप होगा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शोकाकुल, शोक से आकुल, आकुल मतलब दुखी ओनली, बेचैन, गुण युक्त, गुणों से युक्त, मन घड़ंत, मन से घड़ा हुआ, है ना। तो ये क्या है, से का लोप होकर कारक करण जो की विभक्ति थी से, उसका लोप करके हम जो बनाते हैं समास, इसको हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अकाल पीड़ित, शोकाकुल, गुण युक्त आदि, ये क्या है, करण तत्पुरुष समास है। अगला है, आप बाकी के जो शब्द मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप स्वयं पढ़ना, कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए, तो आप यहाँ पे हम के लिए का लोप करेंगे। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, अब के लिए को लोप करके एक शब्द समस्त पद बनाया, गुरु दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए का लोप करेंगे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो के लिए का लोप करके एक शब्द बनाया, विद्यालय। इसी प्रकार राह खर्च, राह के लिए खर्च, एंड बाकी के आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, आगे है अपादान तत्पुरुष। अपादान की क्या विभक्ति चिन्ह होता है, से। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, करण में भी से, अभी ऊपर पढ़ा आपने, से विभक्ति चिन्ह है, अपादान में भी से विभक्ति चिन्ह है। इसका दोनों में क्या डिफरेंस होता है, करण का मतलब होता है मीडियम, माध्यम। जैसे मैंने पेन से लिखा, मैंने सेब को चाकू से काटा, चाकू से, पेन से, तो ये मीडियम है, काम करने का माध्यम क्या है, चाकू या पेन। तो वहाँ पे जब इस मीनिंग में से का प्रयोग किया गया तो वहाँ पे करण कारक है। और जब अपादान में से का तो साइन लगा, बट उसका अर्थ क्या है, अलग होने का भाव हो, सेपरेशन का भाव हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना, तो से का अर्थ किस में आया, अलग होने का। या मैं बस से उतरा, तो बस से अलग हुआ ना, तो ये है अपादान कारक।
तो यहाँ पे अपादान जो तत्पुरुष है वो भी इसी मीनिंग में इसका हम प्रयोग करेंगे। देश निकाला, देश से निकाला मतलब अलग हुआ, तो जब इस ढंग से होगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये अपादान तत्पुरुष है। जो जब वहाँ हो जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, तो वो करण तत्पुरुष था। धनहीन, धन से हीन मतलब उसके बिना, सेपरेट, अलग। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब अलग हुआ, मतलब अच्छे पथ से भ्रष्ट हुआ, अलग हुआ। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ, ठीक है। तो ये है अपादान तत्पुरुष। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या है, इसका साइन होता है का, के, की। संबंध क्या होता है, रिलेशन। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो का लोप होकर हमने बना दिया एक समस्त पद गंगा जल। देशवासी, देश का वासी, मतलब ये स्प्लिट करने को कहेंगे तो हम इनमें अकॉर्डिंग टू द सेंस का लगाएंगे। आपको पेपर में समास के जो शब्द होंगे दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। समस्त पद बनाओ या समास विग्रह करो। समस्त पद बनाओगे तो आपने ये इन विभक्तियों का लोप करके एक बना देना, जैसे गंगा का गंगा जल बना देना, तो ये तो समस्त पद बन गया। यदि वो कहें इसका विग्रह करके दिखाओ तो आपने अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे का लगेगा, से लगेगा, वो अपने शब्द के अकॉर्डिंगली लगाना है, और जो लगेगा उसके मुताबिक आप बोलोगे कि ये अपादान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है, ठीक है। वो आपको उस शब्द से उसका स्प्लिटिंग पर डिपेंड करेगा, वो कैसा शब्द है, उसने कैसे आपने स्प्लिट किया। और बाकी के भेदों में भी ऐसी दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, चाहे विग्रह करने को कहा जा सकता है या समस्त पद बनाने को कहा जा सकता है। मतलब आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद है गंगा तट, गंगा का तट, तो यह था संबंध तत्पुरुष। अब है लास्ट इसका तत्पुरुष का भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, बेस। जैसे इसकी साइन होता है में या पर, जैसे मैं कमरे में बैठी हूँ, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, में या पर, तो ये है इसकी पहचान अधिकरण कारक की। तो अधिकरण तत्पुरुष में भी में या पर का ही लोप होगा। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, मग्न मतलब डूबा हुआ। ग्रामवास, ग्राम में वास, वास कहाँ है, ग्राम में। दही बड़ा, दही में बड़ा, बड़ा कहाँ है, दही में, तो ये आधार है उसका। दानवीर, वीर किस में है, दान में, तो दान में वीर। तो ये सब में पर वाला भी होगा कुछ, जैसे जग बीती, जग पर बीती, ठीक है, उस पर बीती। किसका बीतने का आधार क्या है, जग है, संसार है। किस पर बीता, कुछ समथिंग हैपेंड संसार में। तो ये सब है अधिकरण तत्पुरुष। अब तीसरा मेन भेद है समास का, द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, मतलब काउंटेबल। इसमें विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके मतलब जैसे पहले उदाहरण लेते हैं, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। नव जो है संस्कृत में, नव का अर्थ 9 होता है, नव संस्कृत का शब्द है, नव मतलब 9, तो ये संख्यावाची हुआ, तो ये इसकी पहचान है। तो द्विगु समास की पहचान आपने क्या देखनी है कि पहला शब्द जो उसका पहला पद है वो संख्यावाची होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और इसको हम लिखेंगे कैसे, स्प्लिट करके, 9 रत्नों का समूह या समाहार, कुछ भी एक शब्द लिख सकते हैं। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार या समूह। 2 राह, 2 राहों का समूह। तो लाइक दैट ये सारे, इसमें बस इसकी एक ही पहचान है कि आपने देखना है उसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, उसकी काउंटिंग कर सके हम। अगला पृष्ठ देखिए। हम चौथा भेद अब करते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, पैर, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई पहला दूसरा नहीं, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। और इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द जैसे और, तथा, या, व, एवं, अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। ये इन्होंने इतने सारे लिखे हैं, मेनली और या 2 को याद रखो। ये जितने बाकी लिखे हैं और के ही पर्यायवाची लिखे हुए हैं इन्होंने। तो आप यहाँ इन शब्दों को स्प्लिट करते समय, विग्रह करते समय और या कहीं पर या लगा सकते हो। मोस्टली और ही लगता है, या वाले स्थान पर भी और लगा दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपने देखना है कुछ ऐसे इस टाइप के जोड़ा टाइप शब्द आ रहे हैं, पेयर टाइप शब्द आ रहे हैं, तो उसमें अलग करते समय और लिख देना। और यदि उन्होंने और वाला पहले ही स्प्लिटिंग करके दिया, विग्रह दिया हुआ, तो समास बनाते समय आप उसको द्वंद्व समास लिख देना कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास, इसकी ये पहचान है बस। भाई बहन, भाई और बहन। ऊंच नीच, ऊंच तथा नीच की बजाय ऊंच और नीच भी लिख सकते हो। घर बाहर, घर या बाहर, घर और बाहर दोनों ठीक हैं। सुख दुख, सुख और दुख या सुख या दुख। तो लाइक दैट आपको समझ में आया, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट, उसके शब्द के दोनों हिस्से बराबर का ही इनका प्रधान है, मेन है। उसके बाद 5वां भेद है कर्मधार्य। कर्मधार्य में पूर्व पद तथा उत्तर पद में
विशेषण विशेष्य संबंध या उपमान उपमेय संबंध होता है। अब ये क्या है? विशेषण आपने पढ़ा था, ये भी पिछली कक्षा में। विशेषण जब हमने पढ़ा था तो उसमें जैसे हमने लिखी अच्छा लड़का, तो अच्छा जो है विशेषण है, जो लड़का नाउन वर्ड है, संज्ञा जो है, उसको विशेषण वाले चैप्टर में हम उसको विशेष्य कहकर लिखते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय में एक तो ये रिलेशन होगा शब्द का आपस में, दोनों उसके हिस्से जो होंगे पूर्व पद और उत्तर पद का आपस में संबंध क्या होगा? विशेषण विशेष्य वाला। और दूसरी इसकी पहचान है उपमान उपमेय की। ये क्या होता है? उपमान होता है जिससे तुलना की जाए किसी चीज की, और उपमेय जिसकी की जाए। जैसे मैं कहूँ चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, तो चंद्र के साथ मुख की तुलना की गई है ना, तो मुख कैसा? मुख जो है उपमेय है, और किससे तुलना की? चंद्र से, चांद से, तो चांद क्या हुआ? उपमान हुआ। तो आपने कर्मधारय समास में इन दोनों तरह की पहचान को देखना है कि दोनों में से कोई इस टाइप से कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने कहना ये कर्मधारय समास है, मतलब उनका संबंध देखना कैसा है। अब इसमें से एक एक उदाहरण विशेषण विशेष्य की और उपमान उपमेय की कर लेते हैं। विशेषण विशेष्य वाली वो देखो नीचे से जो हेडिंग्स बनाए हुए वहां देखिए आप। पहला है अधपका, आधा है पका जो, तो इसका मतलब पका कितना है? आधा। ठीक है, पकने की पहचान जो उसकी विशेषता क्या है? आधी है, पूरी नहीं है, आधा है, तो ये क्या हुआ? विशेषण विशेष्य संबंध। नील गगन, गगन कैसा है? आसमान कैसा है? नीला। ठीक है, तो नीला क्या है? विशेषण, गगन क्या है? विशेष्य है। तो ये आपस में संबंध है। इसको स्प्लिट करके लिखना कैसे है? विग्रह करके, नीला है गगन जो, या नीला गगन, अलग अलग करके नील गगन को नीला गगन ऐसे भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। या नीला है गगन जो, हम गगन की बात कर रहे हैं जो कि नीला है। ठीक है, ऐसे ही महाराजा, तो महान राजा ऐसे करके लिख दोगे तब भी ठीक है। महान राजा है जो, तो ये भी स्प्लिटिंग ठीक है। दोनों तरह से हम मतलब राजा की बात कर रहे हैं, वो कैसा है? महान है। तो इस ढंग से जब संबंध होगा दोनों पदों का तो ये है विशेषण विशेष्य संबंध, और इसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। अब उपमान उपमेय की भी एक एग्जाम्पल करते हैं। नरसिंह, नर कैसा है? सिंह के समान, सिंह के समान नर, तो यहाँ पे नर जो है उपमेय है, और उपमान क्या है? सिंह। सिंह मतलब शेर, तुलना किससे की? सिंह से, तो उपमान हुआ सिंह, और जिसकी की गई तुलना वो है नर। अब घनश्याम, श्याम कैसा है? घन जैसा, श्याम का मतलब सांवला, काला, काला कैसा है? घन जैसा, बादल काले होते हैं ना, तो श्याम रंग की तुलना काले से की गई है, घन से की गई है, बादल से की गई है। तो श्याम रंग क्या हुआ? उपमेय हुआ, और किससे तुलना की? बादल से, तो बादल हुआ उपमान। ठीक है, तो इस ढंग से बाकी के शब्दों की भी कोशिश करना स्वयं समझने की। अब है अंतिम भेद, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण, पहले हम इसको मैं उदाहरण पढ़ती हूँ फिर इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पे हम इसमें इस शब्द से हमें किसी तीसरे किसी व्यक्ति की याद के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो इस ढंग से जब हम उसकी विग्रह करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो वो बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। हम उदर की बात नहीं कर रहे, हम जिसका उदर है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। मैं आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर स्पष्ट करती हूँ। देखो, लंबोदर को ही लेते हैं हम शब्द को, लंबा उदर। यदि हम इस ढंग से इसको स्प्लिट करें, लंबा उदर है जो, मतलब उदर मतलब पेट, लंबा पता है बड़ा, मतलब जिसका बड़ा स्टमक है, तो लंबा उदर जब इस ढंग से हम लिखेंगे तो ये कर्मधारय बन जाएगा, विशेषण विशेष्य संबंध। उदर कैसा? लंबा, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है? उदर की, पेट की, कि वो लंबा है ना। तो ये विशेषण विशेष्य संबंध हो गया, तो ये कर्मधारय हो गया। इस ढंग से मैंने यदि स्प्लिटिंग की, लंबा उदर है जो, उदर की बात हो रही है जहां पे, या लंबा उदर, तो ये कर्मधारय। जब मैं इस ढंग से विग्रह करूं, लंबा है उदर जिसका, मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें जिसका लंबा उदर है, हम उदर की बात नहीं कर रहे, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। इस ढंग से हम जब लिखेंगे तो वो बहुव्रीहि समास होगा। तो आपने क्या समझा? एक शब्द को हम उसकी स्प्लिटिंग पर, उसके विग्रह पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या नाम दें, बहुव्रीहि दें या कर्मधारय दें। तो बड़ी सावधानी से आपको इसको करना को, एग्जाम्पल को। ठीक है, अब जैसे एक दो उदाहरण नीचे से और पढ़ते हैं। गजानन, गज है आनंद जिसका, गज क्या होता है? हाथी, आनंद चेहरा, अगेन गणेश। तो जब गज है आनंद जिसका, हम थर्ड किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका जो फेस है गज जैसा है, तो इस ढंग से हम जब विग्रह करके लिखेंगे तो बहुव्रीहि समास। दशानन,
दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, जिसका कि 10 फेस हैं, है ना। तो यहाँ इस ढंग से हम जब लिखेंगे तो बहुव्रीहि समास। ऐसे ही मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, अर्थात गणेश। हम अगेन तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में जो, तो इसका इस ढंग से करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास है। अब बाकी के उदाहरण आप स्वयं पढ़ना। अब अंत में एक पंक्ति में उन्होंने कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर स्पष्ट किया है, जो अभी अभी मैंने भी किया था। इन्होंने क्या लिखा, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। हाँ, अभी मैंने ऊपर हमने पढ़ा था इसके विषय में। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे अब उदाहरण दी, कमल नयन, कमल के समान नयन तो कर्मधारय है। हम नयन की बात कर रहे हैं, नेत्रों की बात कर रहे हैं, आईज की बात कर रहे हैं, जो कि कमल जैसी हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आंखें कैसी, कमल जैसी, तो विशेषण विशेष्य हुआ। वन इज एडजेक्टिव तो दूसरा है नाउन, नाउन मीन्स विशेष्य, तो यह है कर्मधारय। जब इसी शब्द को हम इस ढंग से विग्रह करें, कमल के समान नयन हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या कृष्ण, तो वो है बहुव्रीहि। ठीक है, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें कि वो कमल के समान नयन की बात नहीं हो रही, जिसके हैं नयन उसकी बात हो रही है, तो ये है बहुव्रीहि। इसी की एक और उदाहरण अपने मन से मैं देती हूँ, जैसे महात्मा, महान आत्मा। जब हम इस ढंग से करेंगे, अलग करके दिखेंगे, तो ये कर्मधारय है। महान आत्मा है जो, हम सोल की बात करें, द सोल विच इज ग्रेट, तो वहां पे हम बोलेंगे कर्मधारय। जब इसी को मैं इस ढंग से स्प्लिट करूं, विग्रह इस ढंग से करूं, महान आत्मा है जिसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज हैविंग ग्रेट सोल। ठीक है, तो हम किसी ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जो ग्रेट सोल वाला है ना, जिसकी महान आत्मा है, तो वहां पे बहुव्रीहि, मतलब महान आत्मा है जिसकी, इस ढंग से स्प्लिट करेंगे तो वो बहुव्रीहि समास है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का समास जो विषय है समाप्त होता है। मुझे आशा है आपने आज के विषय को भली भांति समझा होगा। सो टुडे रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। बाय बाय, टेक केयर।